तो बच्चों, शब्दार्थ और मुहावरों के बाद आइए देखते हैं इस पाठ का सारांश। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनकी बुनियाद मजबूत हो, इसीलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते, यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके भाई की उम्र 14 साल थी। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे और इसे वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। बड़े भाई जो थे वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा कॉपी किताब खोल कर बैठे रहते थे। समय काटने के लिए वो कॉपियों पर तथा किताब के हाशियों पर चित्र बनाया करते, एक ही चीज़ को बार बार लिखते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते। खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई के रौद्र रूप के दर्शन होते। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह खेलकर अपना समय गंवाना है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो, पतंग उड़ाओ। इस तरह यहाँ रहकर दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है। परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा हटती तो फटाफट पढ़ाई लिखाई के कठिन टाइम टेबल बना लेते, जिसका वो पालन नहीं कर सकते। बच्चों, आप भी ऐसा करते होंगे। जब भी आपको मम्मी पापा से डांट सुनने को मिलती होगी, तब आप थोड़ा सीरियस होके एक टाइम टेबल अवश्य बनाते होंगे, परंतु उसका पालन आप भी नहीं करते, लेखक की तरह ही। लेखक टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाते क्योंकि खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींच लाते। इतने फटकार के बाद भी वो खेल कूद में शामिल होते रहे, यानी उन्होंने खेल कूद करना नहीं छोड़ा। फिर सालाना परीक्षा आई। सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए, यानी वार्षिक परीक्षाएं हुई, बड़े भाई फिर फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। लेखक के मन में आया कि वह बड़े भाई साहब को आड़े हाथों ले, परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और फिर खेलकूद में व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई का लेखक पर ज़्यादा दबाव ना था। क्यों? क्योंकि बड़े भाई भी मन ही मन सोचते थे कि मैं उसे इतना डांटता रहता हूँ, फिर भी वो तो पास हो ही जाता है और मैं फेल होता रहता हूँ। एक दिन फिर क्या हुआ, भोर का समय था। लेखक जब भोर का सारा समय खेल में बिताकर लौटे, तब बड़े भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया। तुम्हारी क्या हस्ती है। उन्होंने अनेकों उदाहरण देकर लेखक को चिताया। बड़े भाई ने कहा कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इतिहास बड़े कठिन शब्द हैं, बड़े कठिन विषय हैं। उन्होंने इस पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि ये सारे विषय बड़े कठिन हैं, कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरों का खेल नहीं है इन विषयों को पढ़ना। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद लगा। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही और वे खेलकूद में शामिल होते रहे। यानी इतना डांट सुनने के बाद उनको खाना खाने का तो मन नहीं हुआ, लेकिन
खेलने का मन बना रहा। फिर वार्षिक परीक्षाएं हुई। फिर बड़े भाई परीक्षा में फेल हो गए और लेखक पास। अब क्या होता है? अब बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था इस बार, लेखक ने ज़्यादा परिश्रम नहीं किया था। फिर भी बड़े भाई फेल हो गए थे। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े। कौन रो पड़ा? बड़े भाई रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। हालांकि लेखक पास हो गए थे, परंतु उनके पास होने की खुशी आधी हो गई। क्यों? क्योंकि उनका बड़ा भाई फेल हो गया था और उन्हें दुखी देखकर लेखक भी दुखी हो गए। अब उनके बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया, यानी लेखक और उनके बड़े भाई के बीच एक ही कक्षा का अंतर रह गया। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का ही असर है कि वे दनादन पास हो जाते हैं। बच्चों देखिए, लेखक के मन में अपने बड़े भाई के प्रति कितना सम्मान है, कितनी इज्जत है। बड़ा भाई फेल होता है और लेखक को बार बार उपदेश देता रहता है, डांटता है, डपटता है, फिर भी लेखक के मन में उनके प्रति घृणा नहीं है। वे अपने पास होने का सारा श्रेय किसको दे रहे हैं? अपने बड़े भाई को दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगर बड़े भाई उनके साथ डांट डपट नहीं करते, इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं बरतते, तो वे पढ़ते नहीं, सारा दिन खेल कूद में लगे रहते और वे भी पास नहीं हो पाते। अब भाई साहब नरम पड़ गए। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई कि वह पढ़े या ना पढ़े पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई करने पर ही पास हो जाते थे, तेज बुद्धि के थे। तो इनके मन में ये हो गया कि हम पढ़े या नहीं पढ़े, हम तो पास हो ही जाएंगे। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर कनकौवा लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। कनकौवा यानी पतंग। तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। मुठभेड़ यानी आमना सामना होना। उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ लिया। किसने? बड़े भाई ने। और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में आकर भी ये काम कर रहे हो। एक ज़माने में 8वीं पास कर नायाब तहसीलदार हो जाते थे। कई लीडर और समाचार पत्रों में संपादक के रूप में भी अपना काम करते थे, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, परंतु मेरा तजुर्बा हमेशा तुमसे ज़्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। यानी कहने का मतलब ये है कि किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अनुभव का ज्ञान। लेखक के बड़े भाई उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अनुभव किताबी ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही तुम कक्षाओं में दनादन पास होते जाते हो, परंतु फिर भी मुझे जितना ज्ञान है, मुझे जितनी जानकारी है, उतनी जानकारी तुम्हें नहीं है। उन्होंने लेखक को अम्मा और दादा यानी पिताजी का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम लोग बहुत पढ़ लिख जाएं, परंतु अम्मा दादा हमसे कम पढ़े लिखे होकर भी उनमें बहुत अनुभव है, उनके पास बहुत तजुर्बा है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। वे बीमारी से लेकर घर के काम काज तक में हमसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए, यानी सम्मान में सिर झुका लिया लेखक ने अपने बड़े भाई के, और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लघुता यानी छोटापन। इतने में ही एक कनकौवा उन लोगों के ऊपर से गुजरा। चूँकि बड़े भाई लंबे थे, इसीलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे और लेखक भी उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पाठ में लेखक जो हैं वो छोटे हैं, बड़े भाई साहब उनसे बड़े हैं और बड़े भाई हमेशा उनके सामने आदर्श बनने की कोशिश करते हैं। यानी बड़े भाई साहब हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैं अपने छोटे भाई के सामने खुद ही बचपना करूँगा तो छोटा भाई मुझसे क्या सीखेगा।
तो इस पाठ में ये बताया गया है कि सार्थक पढ़ाई करनी चाहिए, यानी झूठ मूठ का किताब लेके बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इस पाठ में ये भी बताया गया है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इसमें चीज़ों को समझने से ज़्यादा रटने पर जोर दिया जाता है। साथ ही साथ लेखक ने हमें ये भी बताया है अनेक उदाहरणों के द्वारा कि किताबी ज्ञान जो है वो अनुभव के ज्ञान के सामने कुछ नहीं है, यानी किताबी ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है अनुभव। रटंत प्रणाली का खंडन किया है। उन्होंने बताया है कि हम अगर उम्र में बड़े हैं तो हमें छोटों के समक्ष अपनी आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए अपनी इच्छाओं की तिलांजलि देनी पड़ती है। जिस प्रकार बड़े भाई साहब ने अपनी सारी बाल सुलभ इच्छाओं को अपने मन में दबा दिया था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो खुद ही खेलकूद में व्यस्त रहेंगे तो वो अपने छोटे भाई को क्या शिक्षा देंगे। यानी कहने का अर्थ है कि हमें किसी के समक्ष आदर्श बनने के लिए उन सारे आदर्शों का पालन करना चाहिए, तभी हम जिसे समझाएंगे वो सही रास्ते पर चलेगा। अगर हम बिना मतलब का किसी को उपदेश देते रहे और खुद उन आदर्शों का पालन नहीं करें तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। इस पाठ में ये भी बताया गया है विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर बड़े भाई साहब पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे।